Hello, friends. I hope you're doing good. This edition is coming after a bit delay. I apologize for that. Friends, I was a bit sick. You can expect consistency from now onwards. Alright, let's get started with the current affair edition for today. Friends, ये आज की पहली न्यूज़ एक मेजर न्यूज़ है. ये रिलेटेड है देश में होने वाले जनरल इलेक्शन से, जिसके स्केड्यूल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया जा चुका है. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि 18th लोकसभा के इलेक्शन होंगे अप्रैल 19 से 1 जून के बीच. इन टोटल 7 फेजेस में और 4 स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में. इन जनरल इलेक्शन के साथ साथ मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी के इलेक्शन के साथ साथ असेंबली इलेक्शन भी होंगे, मतलब एमएलए के इलेक्शन भी होंगे. अब 7 फेज में अप्रैल 19 से जून 1 के बीच अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शन होंगे और फिर 4 जून को वोट्स को काउंट किया जाएगा. नाउ फ्रेंड्स, जब भी इलेक्शन के शेड्यूल अनाउंस किए जाते हैं, चाहे वो जनरल इलेक्शंस के लिए हों या चाहे वो एमएलएस के इलेक्शन के लिए हों, व्हेनेवर अ शेड्यूल इज अनाउंस्ड, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू फोर्स. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, उसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे. हम पहले काफी बार इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं. आई होप आपको भी इसके बारे में पता होगा. अगर आपको नहीं पता तो आप इसके बारे में जरूर पढ़ लें अपनी लक्ष्मीकांत बुक से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके नोट से. फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज भी इलेक्शन से ही रिलेटेड है. इसका कॉन्टेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंट किए गए 2 इलेक्शन कमिश्नर से. तो फ्रेंड्स, इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए जो कमिटी है, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड करते हैं, उस कमिटी ने अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में पास किए गए एक मेजर बिल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 के बेसिस पर 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया है. क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये वैकेंसीज थी. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 3 मेंबर्स हेड करते हैं. एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स. और अभी रिसेंटली व्हेन वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस एडिशन, जब एक लास्ट रिमेनिंग इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था, तब इस 3 मेंबर बॉडी में केवल एक ही मेंबर बचे थे, वो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर. और इन वैकेंसीज को फिल करने के लिए ये नए अपॉइंटमेंट किए गए हैं. फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस सिलेक्शन कमेटी की, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड करते हैं. इसमें और बाकी जो मेंबर्स हैं वो है एक यूनियन मिनिस्टर, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं, और तीसरे मेंबर हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो कि इस समय लोकसभा में है, कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी. फ्रेंड्स, इस बिल के पास होने के बाद से इस सिलेक्शन कमेटी को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये बोलकर कि इस कमेटी में गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है कि वो अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट कर सकती है, विच इज नॉट आइडियल बिकॉज दिस क्रूशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट बी हेडेड बाय इम्पार्शियल ऑफिसर्स. और इस लॉ को तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा चुका है, जिस पर अभी कुछ समय बाद और उस पर अभी कुछ समय बाद सुनवाई भी शुरू होगी. व्हेनेवर दैट हैपेंस, वील कीप फॉलोइंग इट. फ्रेंड्स, इन अपॉइंटमेंट्स के दौरान इस कमेटी के तीसरे मेंबर लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं कि वो इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस से संतुष्ट नहीं है. उनको केवल 10 ही मिनट दिए गए थे अपना ओपिनियन देने के लिए. उनको एक लिस्ट दी गई थी कि ये व्यक्ति हैं जो शॉर्ट लिस्टेड हैं, आपका जो भी ओपिनियन है वो दे दें. सो टू समराइज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो एक 3 मेंबर बॉडी है, वो इस समय अपनी पूरी कैपेसिटी पे है. ऑल 3 पोस्ट्स हैव बीन फिल्ड. और इस इवेंट में जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, वील कीप फॉलोइंग देम. फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज भी इस ही इवेंट से रिलेटेड है. गयंश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ये 2 व्यक्ति जिनको रिसेंटली एज एन इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, उन्होंने अपने चार्ज की जिम्मेदारी ले ली है. पर सुप्रीम कोर्ट में इन अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया है, ये बोलकर कि ये अपॉइंटमेंट काफी जल्दी किए गए हैं और इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है. पर सुप्रीम कोर्ट ने इन पिटिशंस को मद्देनजर रखते हुए बोला है कि हम फिलहाल कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे. ये अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, दिस अपॉइंटमेंट्स आर वैलिड. फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अभी बात की कि अभी रिसेंटली पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर
एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 के तहत ये पहले ऐसे अपॉइंटमेंट्स हैं जो इस नई सिलेक्शन कमेटी के द्वारा किए गए हैं। इस नई सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया गया है एक कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा। फ्रेंड्स, ये टॉपिक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस पर डायरेक्टली तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में डायरेक्टली तो वैसे भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इस एग्जाम में आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। तो इससे रिलेटेड बाकी सभी टॉपिक्स जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये पिछले साल पास किया गया अपॉइंटमेंट्स के लिए बिल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन वगैरह, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ लें और ये सभी डिटेल्स अच्छे तरीके से आपको अपनी लक्ष्मीकांत या किसी और पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक में मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज भी रिलेटेड है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इसका कॉन्टेक्स्ट है साइमल्टेनियस इलेक्शंस और उससे रिलेटेड सबमिट की गई रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने के टॉपिक को स्टडी करने वाली हाई लेवल कमिटी, जिसको हेड किया था फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने, इस कमिटी ने अपनी स्टडी को पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट को भी गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया है। इस रिपोर्ट में इस हाई लेवल कमिटी ने ये रिकमेंड किया है कि देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। साइमल्टेनियस मतलब लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट असेंबली के इलेक्शन अलग अलग स्टेट में एक साथ होने चाहिए। और इस कमिटी ने यह भी बोला है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन तो एक साथ होने चाहिए, इनके साथ साथ म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन और पंचायत के इलेक्शन भी लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन के 100 दिन के भीतर भीतर विद इन 100 डेज कर दिए जाने चाहिए। सो टू समराइज, ये हाईली टॉक्ड अबाउट हाई लेवल कमिटी जिसको प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने हेड किया था, उन्होंने अपने रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस आर अ गुड आइडिया एंड दे शुड हैपन। नाउ व्हाटएवर हैपेंस, गवर्नमेंट इस रिपोर्ट पर क्या एक्शन लेती है, दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट। फ्रेंड्स, साइमल्टेनियस इलेक्शंस भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में पढ़ें, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ें, स्टेट असेंबली इलेक्शन के बारे में पढ़ें वगैरह। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी से और उनके द्वारा रिसेंटली दिए गए एआई कंपनीज को एडवाइजरी से। तो फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट एडिशन में ही बात की थी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इंडिया में ऑपरेट कर रही एआई कंपनीज को ऑर्डर दिए हैं, उनको एडवाइजरी दी है कि अगर वो किसी ऐसे नए प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं जो पूरे तरीके से टेस्टेड नहीं है, रिलायबल नहीं है, और जो कि सच ही होता है सभी एआई कंपनीज के केस में, बिकॉज एआईज हैव अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस फॉल्स आंसर्स। तो ऐसी कंपनीज को अपने प्रोडक्ट को मार्केट में रिलीज करने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने कुछ दिनों पहले दिया था और अब इस ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री ने अपने इस ऑर्डर को विदड्रॉ कर लिया है, वापस ले लिया है, क्योंकि उनके इस ऑर्डर को काफी क्रिटिसाइज किया गया था। कंपनीज का कहना था कि दिस ऑर्डर इज इक्विवेलेंट टू वीक सेंसरशिप, और कंपनीज का ये भी कहना था कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के पास ये ऑर्डर इशू करने की, ऐसी डिमांड्स करने की कोई लीगल अथॉरिटी है ही नहीं। अब फ्रेंड्स, ये इवेंट भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं है, पर इस न्यूज इवेंट में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो ये है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हर साल जो भी ट्रेंडिंग होता है, हाई चांसेस हैं कि उसको सीधे तरीके से पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब NFTs ट्रेंड हुए थे उस समय उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और हाई चांसेस हैं कि AI और LLM से रिलेटेड इस साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये एक सिंपल टॉपिक है, आपको बस इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दैट वुड बी वेरी इजी, एंड मेक श्योर योर दैट आंसर इज करेक्ट। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से। तो फ्रेंड्स, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कुछ समय पहले इंडिया में ऑपरेट कर रहे एयरलाइंस के
पायलट के कॉन्टेक्स्ट में नए नॉर्म्स को इशू किया था, जिसमें उन्होंने पायलट की ड्यूटी आवर्स को चेंज किया था ताकि उन पायलट्स को और रेस्ट करने का समय मिल सके। उनके नाइट फ्लाइंग टाइम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था ताकि वो रात के समय में ज़्यादा एरोप्लेन को ऑपरेट ना कर सकें। इन नए नॉर्म्स में नाइट ड्यूटी की डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया है और 6 बजे तक की ड्यूटी को अब नाइट ड्यूटी कंसिडर किया जाएगा। ये भी लिमिटेशन लगा दी गई है कि पायलट्स अब अपनी एक ड्यूटी के दौरान एक रात में सिर्फ 2 ही लैंडिंग कर सकेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। और गवर्नमेंट ने इन नए नॉर्म्स में ये भी बोला है कि पायलट्स की नाइट शिफ्ट्स के दौरान उनका मैक्सिमम फ्लाइट टाइम हो सकता है सिर्फ 8 घंटे। ये 8 घंटे इससे पहले 10 घंटे था। फ्रेंड्स, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो इंडिया का एविएशन रेगुलेटर है, उसने इन नए नॉर्म्स को इसलिए इशू किया है ताकि फ्लाइट क्रू में फैटीग, थकान कम से कम हो और इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री और सेफ बन सके। तो अब इस न्यूज़ की बात करते हैं। फ्रेंड्स, एयरलाइन कंपनीज ने डीजीसीए को बोला है कि वो इन नए नॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने की डेट को थोड़ा पोस्टपोन कर दें। एयरलाइन कंपनीज का कहना है कि इन नए नॉर्म्स से कंप्लाई करने के लिए उनको और नए पायलट्स को हायर करना पड़ेगा, विच विल टेक टाइम। बट डीजीसीए ने बोला है कि वो ऐसा नहीं करेंगे एंड द डेट विच हैज बीन सेट रिमेन्स सेट। वो डेट है 1 जून। फ्रेंड्स, इस न्यूज से रिलेटेड अब हम बात करते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की। फ्रेंड्स, इस रेगुलेटरी बॉडी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। फ्रेंड्स, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसकी मिनिस्ट्री है, एज यू कैन गेस, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1978 में और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका स्टैचू है एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का काम है, मतलब इसका मैंडेट है, एविएशन सेक्टर से रिलेटेड सभी रेगुलेशंस को मेंटेन करना, इस सेक्टर में लाइसेंसेस को इशू करना, अगर कोई एविएशन सेक्टर में एक्सीडेंट होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना। इस इंस्टीट्यूशन की भी और डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम द नोट्स यूजिंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया में बाहर से इंपोर्ट कराई जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ईवीज पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी का कम कर देना। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि इंडिया में इंपोर्ट करे जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर जो अब तक लगाए जाने वाली इंपोर्ट ड्यूटी थी, जो रेंज करती थी 70% से 100% के बीच, उस इंपोर्ट ड्यूटी को अब रेडिकली घटा दिया गया है, बहुत ज्यादा घटा दिया गया है और ये ड्यूटी है अब केवल 15%। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का इस डिसीजन को लेने के पीछे रशनैल है इंडिया में ईवी इंडस्ट्री को प्रमोट करना, इंडिया को भी एक ऐसी डेस्टिनेशन बनाना। पर इस रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटी के साथ कुछ कंडीशंस जुड़ी हैं, चलिए उनकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई बाहर की कंपनी पूरे तरीके से बाहर बनी अपनी गाड़ी को अगर इंडिया में इंपोर्ट करती है, मतलब बाहर के हिसाब से इंडिया में एक्सपोर्ट करती है, तो उसको ये घटी हुई इंपोर्ट ड्यूटी केवल 15% तब ही देनी पड़ेगी जब अगर वो कंपनी 3 साल के भीतर भीतर इंडिया में अपनी कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करती है विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,150 करोड़ और इन गाड़ियों में वो फिर 25% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे कंपोनेंट्स बाहर से इंपोर्ट कर कर इंडिया में केवल असेंबल करके बेच दिया, ऐसा नहीं, बट 25% वैल्यू एडिशन डोमेस्टिकली होनी चाहिए कि वो अपनी कार्स के कुछ कंपोनेंट्स इंडिया से प्रोक्योर करें, फॉर इंस्टेंस कार्स, विंडशील्ड्स, पैनल्स वगैरह। और ये इंपोर्ट ड्यूटी और ये रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल है सिर्फ उन गाड़ियों में जिनकी वैल्यू है $35,000 से ज्यादा और एक साल में केवल 8,000 व्हीकल्स को ही इंपोर्ट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है अनदर मेजर ट्रेंडिंग टॉपिक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से, जिसके रूल्स को अभी रिसेंटली नोटिफाई किया गया है। तो फ्रेंड्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह बोलते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के लिए
जिनके पास इस नए एक्ट के तहत सिटीजनशिप पाने के लिए पूरे तरीके से डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए यूनियन गवर्नमेंट कोई ना कोई तरीका जरूर निकालेगी। द गवर्नमेंट विल फाइंड अ सॉल्यूशन। अब गवर्नमेंट क्या सॉल्यूशन निकालती है? फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट शायद ऐसे लोगों को छूट दे दे कि आप कोई हार्ड डॉक्यूमेंट ना दे, पर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा दे जिससे ये अंदाजा मिल सके कि हाँ, आप एलिजिबल हैं। Whatever happens, this remains to be seen. अभी फिलहाल हम बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। फ्रेंड्स, ये एक्ट इंडिया की नेबरिंग मेजर इस्लामिक कंट्रीज जो कि हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 कंट्रीज में रहने वाले 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज जो कि हैं HSPCBJ, हिंदू, सिख, पारसीज, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड जैन्स, इस 2019 में पास किए गए एक्ट में इन 6 कम्युनिटीज के इंडिया में सिटीजनशिप को प्राप्त करने के प्रोसेस को काफी इजी कर दिया गया है। जहां पहले इंडिया में सिटीजनशिप पाने के लिए 11 साल लगते थे, इन 6 कम्युनिटीज के लिए, अगर ये कम्युनिटीज इन 3 नेबरिंग इस्लामिक कंट्री से बिलोंग करती हैं, अगर ये कम्युनिटीज इंडिया में रहती हैं 2014 से पहले, तो इन कम्युनिटीज को इंडिया में सिटीजनशिप पाने के लिए केवल 5 ही साल लगेंगे। मतलब अगर वो इंडिया में 2014 से पहले 5 साल के लिए रह रहे हैं, तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और नॉर्मल सिनेरियो में आम जनता के लिए इस तरीके से सिटीजनशिप पाने का प्रोसेस, यानी कि नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप पाने का प्रोसेस काफी लंबा है, जिसमें 11 साल लगते हैं। बट इन 6 कम्युनिटीज के लिए इस नए लॉ के तहत उनको केवल 5 ही साल लगेंगे। फ्रेंड्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर हम अभी एंड में एक एक्सप्लेनर पीस को भी कवर करेंगे, सो स्टे ट्यून। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, जिसको अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है। और इंडिया ने इस ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव कर लिया है बाय 1 पोजीशन। जहां साल 2021 में इंडिया की रैंक थी 135, ये रैंक अभी रिसेंटली रिलीज की गई रिपोर्ट में है 134। इन द ईयर 2022 इंडिया हैज बीन रैंक्ड 134। इस रैंकिंग में टोटल 193 कंट्रीज को रैंक किया गया है और इंडिया की रैंक है 134। फ्रेंड्स, इस रैंकिंग में ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया अपने सभी मेजर नेबर्स से पीछे है। फॉर एग्जाम्पल, श्रीलंका की रैंक है 78th, चाइना की रैंक है 75th, भूटान की रैंक है 125th, बांग्लादेश की रैंक है 129th। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। इसको रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा और इसकी कैलकुलेशन में 3 डायमेंशंस होती हैं। पहली है हेल्थ, जिसको मेजर किया जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से। दूसरी होती है एजुकेशन और तीसरी होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसको कैलकुलेट किया जाता है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा से। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इन तीनों इंडिकेटर का एक मीन लिया जाता है और फिर ये रैंकिंग कंक्लूड होती है। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज भी रिलेटेड है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रिसेंटली किए गए अपॉइंटमेंट्स। तो फ्रेंड्स, इन रिसेंटली किए गए अपॉइंटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में बेस्ड एक मेजर एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की है ये बोलकर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो वैकेंसीज हैं, गवर्नमेंट ने उनको बहुत जल्दबाजी में भरा है एंड इन दिस दे हैड एन अनफेयर एडवांटेज। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो एक एनजीओ है, उन्होंने कोर्ट में ये भी बोला है कि इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए पास किए गए इस नए लॉ को भी अभी होल्ड पर रख देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस सिलेक्शन कमेटी में, इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने की इस सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होने चाहिए। उनको जब इस नए बिल में एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से रिप्लेस कर दिया गया था, इस नए बिल को होल्ड पर रखना चाहिए और इस सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी रीइंस्टेट कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट अभी रिसेंटली इस पिटीशन पर सुनवाई करेगा एंड व्हाटएवर हैपेंस, दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट।
फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज़ भी एक मेजर न्यूज़ इवेंट है। इसका कॉन्टेक्स्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड डेटा। जिस डेटा को सबमिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिए थे, तो इन ऑर्डर्स के साथ कंप्लाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये डेटा दे दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैड डिलीवर्ड दिस डेटा इन अ पेन ड्राइव टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इस ही साल होने वाले यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन। तो फ्रेंड्स, अब ये क्लियर हो चुका है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो दो मेजर पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन होंगे। वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे पिछले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की तरह करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन और फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब इस इवेंट में भी जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, वील कीप फॉलोइंग देम। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है प्रोटेक्टेड एरियाज एंड स्पेसिफिकली आसाम में लोकेटेड पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंटली दिए गए ऑर्डर में असम गवर्नमेंट की एक डिसीजन को नलीफाई कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। अब असम गवर्नमेंट का वो ऑर्डर क्या था उसकी बात करते हैं। तो असम गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली हुई अपनी एक कैबिनेट मीटिंग में ये डिसाइड किया कि वो अपने एक 26 साल पुराने ऑर्डर को, नोटिफिकेशन को, जिस नोटिफिकेशन में असम में पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, इस नोटिफिकेशन को विदड्रॉ कर लिया जाए। मतलब असम के कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया था कि 26 साल पहले जो हमने इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया था, बनाने के ऑर्डर दिए थे, इन ऑर्डर्स को अब विदड्रॉ कर लिया जाए और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी लीगली। तो सुप्रीम कोर्ट ने असम कैबिनेट के इस ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि असम गवर्नमेंट का ये स्टेप गलत है। दिस एक्शन इज यूनिलेटरल, मतलब एक तरफा, और असम गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेने से पहले बाकी और डिपार्टमेंट से कंसल्ट करना जरूरी था। और किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डी नोटिफाई करने से पहले जरूरी है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बने नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से भी परमिशन लेनी पड़े। अब इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड जो दो मेजर टॉपिक हैं, हम उनकी बात करते हैं। पहला है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये लोकेटेड है असम में बहने वाले ब्रह्मपुत्र रिवर के सदर्न बैंक पर। इट इज लोकेटेड ऑन द सदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। और इस प्रोटेक्टेड एरिया को मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस छोटे से एरिया में राइनोस की हाईएस्ट डेंसिटी है। नाउ पे अटेंशन, ये एक मेजर फैक्ट है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनोस की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। पर इस पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो भी आसाम में ही लोकेटेड है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में राइनोस की सबसे डेंस पॉपुलेशन है। मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में देखा जाए तो इस प्रोटेक्टेड एरिया में सबसे ज्यादा राइनोस हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, जो कि एक मेजर इंस्टीट्यूशन है, बट काफी समय से ये कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर रहा है, विच इज ऑल्सो वाई इट इज क्रिटिसाइज्ड। इसका स्टैचू है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो कि एक मेजर स्टैचू है आपकी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रिपरेशन का। कुछ समय पहले हमने ये भी बात की थी कि इस स्टैचू के अंडर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड हैं। आई होप यू नो दिस बाय नाउ। तो फ्रेंड्स, इस नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ये एक एपेक्स बॉडी है जो इंडिया में होने वाले सभी मेजर वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स को परमिशन देती है, रिव्यू देती है। और नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज में होने वाले किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पहले इस नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से परमिशन लेना जरूरी होता है। फ्रेंड्स, ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कुछ ऐसे चुनिंदा गिनी चुनी बॉडीज में से है जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयर करते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन कौन सी और मेजर बॉडीज को चेयर करते हैं, क्या आपको पता है? अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में पढ़ लें। इस बॉडी में टोटल 47 मेंबर्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम पार्लियामेंट मेंबर्स, NGOs, कंजर्वेशनिस्ट, इकोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट वगैरह। इसको भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें।
फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किए गए एक पोर्टल से। तो फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वर्चुअली एक पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्तम एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल, पीएम सूरज पोर्टल। और इस पोर्टल का एम है पिछड़े वर्ग से बिलोंग करने वाले एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन, उनको क्रेडिट सपोर्ट देना। ना फ्रेंड्स, ये पोर्टल एक मेजर पोर्टल नहीं है, ये न्यूज इवेंट भी इतना मेजर नहीं है, पर फिर भी आप इस पीएम सूरज पोर्टल को अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इन्फ्लेशन डेटा जिसको हर महीने रिलीज किया जाता है एंड इट हैज बीन रिलीज्ड येट अगेन। तो फरवरी के इन्फ्लेशन डेटा को जिसको मेजर किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, इट हैज बीन रिलीज्ड। फरवरी के महीने में रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया वाज एट 5.09%। और क्योंकि फूड के सेक्टर द फूड इन्फ्लेशन इज हाई, इस वजह से एक्सपेक्टेड है कि आरबीआई आने वाले समय में अपने इंटरेस्ट रेट को नहीं घटाएगी। और फ्रेंड्स, कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल इंक्लूडेड नहीं होता, ये ज्यादा वोलेटाइल नहीं होता है, इट डज नॉट चेंज मच ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो कोर इन्फ्लेशन 4% से कम था फरवरी में एट 3.4%, विच इज अ 52 मंथ लो। तो फ्रेंड्स, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा हर महीने रिलीज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। फ्रेंड्स, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इकोनॉमी का एक फंडामेंटल टॉपिक है। इसको रिलीज किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। इसका बेस ईयर है 2012 और इसको रिलीज किया जाता है हर महीने। इसके रिलीज फ्रीक्वेंसी है मंथली। फ्रेंड्स, दिस इंडिकेटर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल लेवल पर, मतलब आपके और मेरे नॉर्मल कंज्यूमर्स के लेवल पर गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस में होने वाले चेंजेस को मेजर करता है, ट्रैक करता है। इट रिफ्लेक्ट्स द लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर बेस्ड ऑन इनकम, प्राइसेस एंड प्रेफरेंसेस। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ऑल्सो यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मेजर इन्फ्लेशन। जब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मीटिंग करती है तो उस कमिटी में जिस रेट को एज एन इंडिकेटर यूज किया जाता है वो रेट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज भी रिलेटेड है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से। इसका कॉन्टेक्स्ट है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन के द्वारा रिसेंटली दी गई स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने बोला था कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 उनके स्टेट में इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बोला है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इनवैलिड है, इनकॉन्सिक्वेंशियल है, क्योंकि सिटीजनशिप जो एक सब्जेक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के अकॉर्डिंग यूनियन लिस्ट का पार्ट है। इट इज पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। और जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट का होता है, स्टेट के उन सब्जेक्ट्स में कुछ भी अथॉरिटी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंस भी यूनियन गवर्नमेंट का एक सब्जेक्ट है एंड स्टेट्स हैव नो से एट इट। एंड इन कॉन्ट्रास्ट, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन वगैरह ये स्टेट के सब्जेक्ट हैं, जिन सब्जेक्ट्स में स्टेट के पास पूरी अथॉरिटी है। पर सिटीजनशिप एक यूनियन सब्जेक्ट है। दिस इज अ फैक्ट यू शुड कीप इन माइंड। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया एक ऑर्डर। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला है कि वो केरला स्टेट गवर्नमेंट को एक वन टाइम फाइनेंशियल पैकेज दे दें, उनको एक बार एक स्पेशल केस समझकर फाइनेंशियली मदद कर दें ताकि वो अपने फिलहाल चल रहे फाइनेंशियल क्राइसिस से डील कर सकें। फ्रेंड्स, केरला स्टेट इस समय एक फाइनेंशियल क्राइसिस से डील कर रहा है। उसके स्टेट फाइनेंसेस ठीक नहीं है। इट इज इन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट। दैट्स व्हाई द स्टेट गवर्नमेंट इज आस्किंग यूनियन गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये सीरीज ऑफ इवेंट भी काफी समय से चल रहा है। कुछ समय पहले दोनों साइड से एक दूसरे को एक्यूज कर रही थी। यूनियन गवर्नमेंट का कहना था कि केरला गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करती, और केरला का कहना था कि यूनियन गवर्नमेंट ने फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को अच्छे से फॉलो नहीं किया है
और उनको उनका फेयर शेयर एलोकेट नहीं किया है। तो अब इसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है और बोला है कि वो एक बार एज अ स्पेशल केस केरला गवर्नमेंट की मदद कर और फिर अगली बार से केरला पर और स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा दें फाइनेंशियल एड देने के लिए। तो सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट के इस रिकमेंडेशन को मान लिया है और बोला है कि चलो ठीक है, हम आपकी इस बात पर अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे और फिर कुछ समय बाद वी विल रिपोर्ट बैक। फ्रेंड्स, अब इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड हम बात करते हैं बोरोइंग पावर की, कि सेंटर के पास क्या बोरोइंग पावर्स हैं और स्टेट्स के पास क्या बोरोइंग पावर्स हैं। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को और स्टेट को दोनों को बोरोइंग पावर्स दी हैं, पर दोनों इक्वल फुटिंग पे नहीं है, मतलब दोनों की पावर काफी अलग अलग हैं। तो सेंटर की बोरोइंग पावर्स की बात करें तो फ्रेंड्स, सेंटर के पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं। वो चाहे तो इंडिया से बोरो कर सकते हैं या फिर बाहर से बोरो कर सकते हैं, बट सेंटर की ये बोरोइंग पावर लिमिटेड है पार्लियामेंट से। मतलब पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाए हैं, नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, सेंटर को उन नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अब स्टेट्स की बात करें तो फ्रेंड्स, स्टेट्स सिर्फ इंडिया से बोरो कर सकते हैं, बाहर से स्टेट्स पैसे उधार नहीं ले सकते। और इंडिया में बोरो करने के लिए भी स्टेट्स पर एक कंडीशन होती है कि अगर स्टेट्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर कोई बकाया रकम है, मतलब किसी भी स्टेट ने अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ पैसे उधार लिए थे और अगर वो पैसे अभी तक चुकाए नहीं गए हैं, विच इज अ वेरी कॉमन केस, तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी स्टेट इंडिया से पैसे बोरो करती है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के थ्रू या किसी और तरीके से, तो ऐसा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है ट्विटर का एआई टूल ग्रॉक। तो फ्रेंड्स, ट्विटर के ओनर इलोन मस्क ने अनाउंस किया है कि वो अपने एआई टूल ग्रॉक को ओपन सोर्स करना चाहते हैं और कुछ समय बाद इसको ओपन सोर्स कर दिया जाएगा। अब ये न्यूज इवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस न्यूज इवेंट में जो इंपॉर्टेंट है वो कंसेप्ट है कि ओपन सोर्स क्या होता है। व्हाट इज ओपन सोर्स? फ्रेंड्स, ये टर्म अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा, और अगर आप नहीं हैं तो आपने इस टर्म को शायद सुना होगा। तो हम बात करते हैं कि ओपन सोर्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर का टाइप है, और इस सॉफ्टवेयर के टाइप में जो सोर्स कोड होता है वो फ्रीली अवेलेबल होता है कि उस सोर्स कोड को कोई भी देख सके, मॉडिफाई कर सके या डिस्ट्रीब्यूट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आप जो मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, अगर वो एंड्रॉयड है तो आपके फोन का सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओपन सोर्स है। यू शुड नो दैट। और ओपन सोर्स होने का मतलब ये है कि अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आप इस सॉफ्टवेयर को पब्लिकली प्रेजेंट सोर्सेज से डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इसमें कुछ चेंजेस करना चाहे तो कर सकते हैं, और फिर उन चेंजेस को करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को, मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर को बाकी और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, विच वुड बी टोटली अलाउड। पर नॉन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के केस में, फॉर एग्जाम्पल आपके कंप्यूटर में यूज होने वाले विंडोज के केस में, जो कि ओपन सोर्स नहीं है, आप उस सॉफ्टवेयर को ऐसे फ्रीली डाउनलोड नहीं कर सकते, मॉडिफाई भी नहीं कर सकते और किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज नॉट ओपन सोर्स। फ्रेंड्स, ये आज का पहला एडिटोरियल है। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया का रिसेंटली कंक्लूड किया गया यूरोपियन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फ्रेंड्स, इंडिया ने रिसेंटली यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ EFTA के साथ, जिसमें इंक्लूडेड है आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये 4 कंट्री की एक एसोसिएशन EFTA के साथ एक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEPA को साइन किया है। इस एग्रीमेंट में इंडिया में प्रेजेंट सर्विसेज फर्म्स को इन कंट्रीज में बेहतर मार्केट एक्सेस मिल सकेगा। इसके लिए ये इंश्योर किया जाएगा कि इन सर्विसेज फर्म्स को इजीली वीजा दिया जा सके और यूरोपियन मार्केट को एक्सेस करने के लिए और जो भी रिक्वायरमेंट होंगी वो भी दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टैक्स फर्म हैं जो कि इंडिया में ऑपरेट करती हैं, वो इस ट्रेड एग्रीमेंट के साइन करने के बाद
अगर इन कंट्रीज में ऑपरेट करना चाहें तो ऐसा करना उनके लिए ईजी हो जाएगा। उनके पास आसान और बेहतर तरीके होंगे। ऐसे प्रोफेशन जैसे कि आर्किटेक्ट्स, अकाउंटेंट्स, नर्सेस वगैरह, उनको इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। फ्रेंड्स, इस डील में ये भी बात की गई है कि ये 4 कंट्रीज, ये फ्री ट्रेड एसोसिएशन इंडिया में $100 बिलियन इन्वेस्ट करेगी, जिससे उम्मीद है कि इंडिया में 10 लाख से ज्यादा जॉब्स बनेंगी ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। इंडियन कंज्यूमर्स, मतलब इंडिया में रहने वाले ग्राहक लोग, वो इस ट्रेड एग्रीमेंट के बाद एक्सपेक्टेड है कि चीपर वाइन्स पा सकेंगे, चॉकलेट्स पा सकेंगे, चीप मशीनरी पा सकेंगे वगैरह। तो फ्रेंड्स, इस ट्रेड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट से जो भी इंपैक्ट होता है, इट विल नॉट बी विजिबल एज सून एज पॉसिबल। इट विल टेक टाइम, द इम्पैक्ट विल टेक टाइम टू मटेरियलाइज। बट क्योंकि इंडिया ने कुछ ऐसे मेजर ट्रेड एग्रीमेंट्स को कंक्लूड किया है, इसलिए कहा जा सकता है कि इंडिया हैज अ रिन्यूड फोकस ऑन ट्रेड पैक्ट्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ अपैरेंट एवर्जन सिंस 2014। मतलब अब से पहले और 2014 के बाद से इंडिया कुछ ऐसे मेजर ट्रेड एग्रीमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। पर अब फिर से इंडिया का एक पैटर्न है कि वो ट्रेड एग्रीमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, विच इज अ सिग्नल दैट इंडिया इज डिपार्चरिंग फ्रॉम प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी। अब प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, क्या आपको इसके बारे में पता है? ब्रीफली बात करें तो प्रोटेक्शनिज्म एक फिलॉसफी है, ट्रेड फिलॉसफी है, जिसमें किसी कंट्री की गवर्नमेंट उस कंट्री की मार्केट को बाहर के मार्केट से प्रोटेक्ट करती है ताकि उस कंट्री की डोमेस्टिक इकोनॉमी ग्रो हो सके। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि 2014 के बाद से इंडियन गवर्नमेंट किसी भी ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी क्योंकि उसकी एक प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी थी। पर अभी रिसेंट पीरियड में इंडिया ने कुछ ऐसे मेजर ट्रेड एग्रीमेंट्स को कंक्लूड किया है जिससे एक अंदाजा मिलता है कि इंडियन गवर्नमेंट इज डिपार्चरिंग फ्रॉम इट्स प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी। फ्रेंड्स, ये आज का पहला एक्सप्लेनर पीस है। इसका कॉन्टेक्स्ट है अग्नि 5 मिसाइल और उसका MIRV टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, 11 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट किया जा चुका है और इस मिसाइल की टेस्ट फ्लाइट के साथ मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV टेक्नोलॉजी को भी टेस्ट किया था, विच वॉज सक्सेसफुल। और इस MIRV टेक्नोलॉजी के सक्सेसफुल होने के बाद इंडिया अब उस कुछ गिने चुने कंट्रीज के ग्रुप में इंक्लूड हो गया है जिसके पास ये MIRV टेक्नोलॉजी है। MIRV टेक्नोलॉजी होती क्या है, चलिए अब इसकी बात करते हैं। फ्रेंड्स, MIRV विच इज मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ये टेक्नोलॉजी एक सिंगल मिसाइल को एनेबल करती है मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करने के लिए। मतलब एक मिसाइल में, एक रॉकेट में जहां सिर्फ एक ही वॉरहेड होता है, सिर्फ एक ही बॉम्ब होता है नॉर्मल सिनेरियो में, MIRV टेक्नोलॉजी में उस सिंगल मिसाइल में काफी सारे ऐसे बॉम्ब्स होते हैं जिन बॉम्ब्स को उस मिसाइल के उड़ते समय, उस मिसाइल के उड़ान के समय अलग अलग समय पर छोड़ा जा सकता है अलग अलग टारगेट्स पर। MIRV allows simultaneous strikes on different targets. फ्रेंड्स, इस MIRV टेक्नोलॉजी को सबसे पहले डिप्लॉय किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने 1970s में। उसके बाद सोवियत यूनियन ने भी इस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय कर लिया था और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी अब है यूनाइटेड किंगडम के पास, फ्रांस के पास और चाइना के पास, और इंडिया के पास भी अब ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। फ्रेंड्स, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये MIRV, जो कि एक सिंपल कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है। आप अपने नोट्स में इसको जरूर इंक्लूड कर लें। फ्रेंड्स, पिछले साल ही एग्जाम में FOBS, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, जो भी एक ऐसी ही सिमिलर टेक्नोलॉजी है जिसको चाइना ने डिप्लॉय किया था, उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि वो तो इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पर आप इस टॉपिक को भी हल्के में ना ले। ये एक सिंपल टॉपिक है जिसके बारे में पढ़ लें, आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें और एग्जाम से पहले इसको एक बार जरूर रिवाइज कर लें। फ्रेंड्स, ये आज का दूसरा एक्सप्लेनर पीस है। ये रिलेटेड है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से। इसमें बात की गई है
कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन बेनिफिट करेगा। तो फ्रेंड्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसको 2019 में पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, इस पास किए गए लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए 11 मार्च को रूल्स बनाए गए हैं। नाउ इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड, विच इज व्हाई इट इज इन द न्यूज। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो ये इंडिया में सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एंड दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इस नए लॉ में 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के प्रावधान हैं। वो 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, एज वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट इट: हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी सिर्फ बिलोंग करनी चाहिए इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्री, या तो अफगानिस्तान से, या तो बांग्लादेश से, या फिर पाकिस्तान से, जो तीनों ही कंट्री मेजर इस्लामिक कंट्रीज हैं। और एक कंडीशन ये है कि इन 3 कंट्री से बिलोंग करने वाले इन 6 कम्युनिटी के मेंबर्स इंडिया में होने चाहिए 31 दिसंबर 2014 से पहले। अगर ऐसा है तो ऐसे लोगों को इंडिया में सिटीजनशिप पाने के लिए केवल 5 साल ही लगेंगे, जो समय इस लॉ के पास होने से पहले 11 साल था। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इस नए लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स पास किए गए हैं, उन रूल्स में क्या बात की गई है। तो इन रूल्स में कई सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंशन किया गया है जिनकी जरूरत पड़ेगी इन कम्युनिटीज की इंडिया में सिटीजनशिप पाने के लिए। उनको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को एक ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा, और वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी हैं। वो है कि इन 3 कंट्रीज में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में या फिर पाकिस्तान में, उनकी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया कोई ऐसा मेजर डॉक्यूमेंट जिससे पता चले कि वो उस कंट्री से बिलोंग करते थे, और एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो उनको इंडियन अथॉरिटी ने इशू किया हो, एक स्वॉन एफिडेविट जिसमें वो बोलें कि उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, उन्होंने किस डेट पर इंडिया में एंटर किया था, और एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जिसमें ये सर्टिफाई किया गया हो कि वो व्यक्ति इन 6 ही स्पेसिफिक फेथ से, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या फिर क्रिश्चियन से ही बिलोंग करता है। That's all for today, friends. See you in the next edition. Goodbye. The next edition. Goodbye. The next edition. Goodbye. The next edition. Goodbye. The next edition.